क्या आपने कभी एटम देखा है? हाँ, आपने उससे बनी हुई काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने एटम देखा है? जब हम अपने कॉलेज की या स्कूल की लैब में माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह के सेल्स दिखते हैं। ये माइक्रोस्कोप एक सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो सकता है जो लाइट की मदद से हमें सेल्स दिखाता है, और ये एक अनियन के सेल्स हैं। लेकिन आज हम जहाँ पे पहुँच गए हैं, हम बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं लाइट की जगह पे, जिससे हमें और भी ज़्यादा छोटे नैनो पार्टिकल्स तक दिखाई दें। और ये पार्टिकल्स हम देख पाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। ये जो आप देख रहे हैं, ये नैनो लेवल पे सिलिकॉन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो छोटे छोटे आप डॉट्स देख रहे हो, ये एक्चुअल में एटम्स हैं। और साइंटिस्ट यहीं नहीं रुके, इन्होंने इन सब एटम्स की डेफिनेट पोजीशन तक पता कर ली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, और इन एटम्स की पोजीशंस को नोट करके उन्होंने एक 3D स्ट्रक्चर बनाया जो ये आप देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी करके हम एटम्स का पता लगा सकते हैं, एटम्स कैसे एक पूरा कंपाउंड बनाती है हम उसका पता कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पता कर सकते हैं। और ये जो बीच बीच में अलाइनमेंट होती है जब एटम्स की, तो आप देख सकते हैं एक मोमेंट ऑफ क्लैरिटी मिलती है जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिखता है ये। और इस पॉइंट से हम देख सकते हैं कि इनके बीच में जो एटम्स हैं कभी कभी डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड और ग्रीन जो लेयर है इस वाले स्ट्रक्चर में, वो अलग से अलाइंड है। और ये जो डिफेक्ट्स होते हैं, ये एलईडी की एफिशिएंसी से लेकर एलॉय की स्ट्रेंथ तक सब इन पे डिपेंड करती हैं। तो एटम और उसके बारे में हम जानेंगे अब। ऑफ कोर्स टुडे वी कैन जस्ट ओपन अप अ बुक एंड read everything about an atom. The information, the knowledge, the experiments, all that have been done to reach here are documented. उनके बारे में लिखा गया है, उनके बारे में कुछ ना कुछ हर किसी किताब में नई इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस इंसान को सबसे पहले ये सोच आई होगी कि चीज़ें किस चीज़ की बनी हैं, उसने कैसे पता किया होगा? क्या उसके पास वो किताब थी? उसके पास वो ऑप्शन ही नहीं था किताब का, क्योंकि ऐसा कुछ तब था ही नहीं। और आज हम जहाँ पहुँचे हैं नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑफ एटम, यहाँ पहुँचने में एक या दो या तीन इंसानों का हाथ नहीं है। मल्टीपल साइंटिस्ट्स ने अलग अलग टाइम पे, और सिर्फ अलग अलग ईयर्स में नहीं, अलग अलग सेंचुरीज़ में इनफैक्ट काम किया है। तो आज जिस तरह से एक एटम को डीपली देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से, वहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस हिस्ट्री में, या रिटन हिस्ट्री आप कह लीजिए या सिर्फ सुनी हुई हिस्ट्री में आप बात कर लीजिए, जो सबसे पहला मेंशन आता है वो दो इंसानों का आता है। और ये दोनों इंसान दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे थे आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले, यानी अराउंड 400 BC टू 300 BC, क्राइस्ट के जन्म से भी पहले। और ये जो डेमोक्रेटस थे, ये ग्रीक थे। और जब तक आप साइंटिफिक कम्युनिटी में रहेंगे या साइंस पढ़ेंगे, तब तक ग्रीक सिविलाइजेशन का आप बहुत नाम सुनेंगे, क्योंकि ग्रीक सिविलाइजेशन एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है जिसका एक साइंटिफिक टेम्पर भी था। ये सिविलाइजेशन जो थी ज़्यादातर अपनी माइथोलॉजी के लिए मशहूर है। जूस जो है, आपने उनका नाम सुना होगा, जूस गॉड ऑफ वॉर, जो जिनकी बात आती है, गेम भी है इस पे एक, गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस। और ये सब जो माइथोलॉजी है आपने इस बारे में भी सुना होगा। लेकिन जो ग्रीक सिविलाइजेशन है वो अपनी साइंटिफिक टेम्पर के लिए भी बहुत फेमस है। और इसी कम्युनिटी के एक फ़िलासफ़र थे डेमोक्रेटस, जिनका एटम को लेके एक पॉइंट ऑफ व्यू था। और
इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी उसमें इनके कुछ पॉइंट्स थे जिसमें इन्होंने बताया कि जो एटम है, उस टाइम इनफैक्ट नाम तो नहीं था कुछ एटम का, इन्होंने कहा जो सबसे, अगर हम किसी भी चीज़ को तोड़ना शुरू करें या काटना शुरू करें तो उसे काटते जाएं स्मॉलर बिट्स में, हम उसे कहाँ तक काट सकते हैं। इनके दिमाग में एक्चुअली ये सोच आई कि एक किसी चीज़ को अगर हम तोड़ना शुरू करें या काटना शुरू करें तो हम उसे कहाँ तक काट सकते हैं या कहाँ तक तोड़ सकते हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके बाद उसे तोड़ा या काटा नहीं जा सकता, कहाँ एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ 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 या जिसके बाद जो है वो चीज़ और डिवाइड नहीं हो सकती। एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल आफ्टर विच अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एनी फर्दर, दैट इज़ कॉल्ड, या उन्होंने उसे नाम दिया, एक्चुअली सबसे पहले उन्होंने उसे नाम दिया, उसे कहा गया एटमियो, ATOMIO, एटमियो। तो एटोमियो जो टर्म थी वो इन्होंने फ्रेज़ की, और एटोमियो का मतलब होता है ए, अगर हम देखें ए एटोमियो में स्टैंड करता है नॉन के लिए। नॉन मतलब जो चीज़ नहीं हो सकती, या कभी हम इंग्लिश में देखते हैं किसी किसी वर्ड का जो अपोजिट होता है उसके सामने ए लिखा होता है, सिम्टम एंड एसिम्टोमेटिक, या अगर हम बात करें सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक, मतलब सिम्टोमेटिक वो होगा जिसमें सिम्टम्स दिखेंगे, एसिम्टोमेटिक वो होगा जिसमें सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। वैसे ही ए का मतलब हुआ यहाँ पे नॉन। और टॉमी, अगर किसी ने बायो पढ़ी हो या आगे चल के जो बायो पढ़ेंगे तो आप टॉमी, जो टॉमी का बहुत नाम सुनेंगे, TOMI या TOMY, इसका बहुत नाम सुनेंगे आप बायो में। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की डाइसेक्शन, किसी चीज़ को काटना, उसे टॉमी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटम का मतलब हुआ कोई ऐसा पार्टिकल जिसे फर्दर काटा ना जा सके। तो इन्होंने ये पोस्टुलेट दिया इसका सबसे पहले। इन्होंने कुछ और बातें की इसमें, इन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उससे नीचे कुछ नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो एटम है या एटोमियो है इनके हिसाब से, वो सबसे छोटा, सबसे हार्डेस्ट पार्टिकल है, और इस पार्टिकल को फिर और नहीं तोड़ा जा सकता। और सारी चीज़ें एटम से बनी होती हैं, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा अपने हिसाब से, बिना किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए हुए इन्होंने जो सिर्फ एक थ्योरी दी उसके हिसाब से तो ये बहुत सही जा रहे थे कि सारी चीज़ें दुनिया में एटम से बनी हैं, और जो एटम्स हैं वो सेम ही हैं हर चीज़ के, लेकिन बस उनकी शेप और साइज़ अलग है, इसलिए चीज़ें जो हैं वो अलग तरह की दिखती हैं या अलग तरह से बिहेव करती हैं। ये जो एक छोटा सा पॉइंट है कि जो सेम एटम है और उनकी शेप अलग है, इसलिए वो जो चीज़ें हैं वो अलग बिहेव कर रही हैं, ये किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन बहुत अलग। आज हम जानते हैं कि जो एटम है उसे फर्दर ब्रेक किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स में, और इनफैक्ट हर चीज़ के एटम सेम नहीं होते, उनमें इन्हीं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की इंटरचेंजिंग या इनके कम ज़्यादा होने से उस चीज़ का जो नेचर है वो बदल जाता है। लेकिन जिस टाइम पे आज से 2500 साल पहले इन्होंने जो थ्योरी दी वो काफ़ी हद तक एटम को डिफ़ाइन करती थी। तो ये जो थ्योरी थी ये काबिल तारीफ़ थी इनकी, और ये पहली एक ऐसी थ्योरी है जिसके बारे में हम जानते हैं। जब ये थ्योरी दे रहे थे डेमोक्रेटस, उसी वक्त 2500 साल पहले, उसी वक्त एक दूसरे कॉन्टिनेंट में जो ग्रीस से बहुत दूर है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे, यानी हमारा उस टाइम इंडिया तो नहीं था, ये एक अलग एरिया हुआ करता था, बहुत सारी अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था ये। तो उसी वक्त यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक फ़िलासफ़र, एक रिसर्चर जिन्हें आप कह सकते हैं, वो थे, उनका नाम था कन्नड़ ऋषि। अब कन्नड़ ऋषि जो थे उन्होंने भी डेमोक्रेटस की तरह सेम ही पोस्टुलेट्स निकाले कि कोई भी चीज़ को उतना ही तोड़ा जा सकता है जहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है जिसके बाद उस चीज़ को तोड़ा नहीं जा सकता, और वहाँ वो जो पॉइंट है वो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसका। तो वो जो छोटा पार्टिकल था, जैसे ग्रीस में उस पार्टिकल को नाम दिया गया एटमियो, वैसे ही
यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस सबसे छोटे पार्टिकल का कन्नड़ ऋषि के रिसर्च पे जो वो छोटा पार्टिकल पाया गया उसका जो नाम रखा गया वो नाम रखा गया कण। और कण जो है वो कन्नड़ ऋषि के नाम से ही लिया गया है। और ये जो दोनों बातें हो रही थी, ये जो दोनों थ्योरीज दी जा रही थी, ये अराउंड 400 BC टू 300 BC दी जा रही थी। आपको शायद पता हो जो BC की कैलकुलेशन है, बिफोर क्राइस्ट की कैलकुलेशन है जो ईयर्स की, वो उल्टी चलती है। उसमें 400 BC पहले आता है और 300 BC बाद में आता है। यानी जो चीज़ 400 BC में हुई या जो चीज़ 300 BC में हुई, उन दोनों के बीच में 100 साल का फ़र्क आएगा। जो 300 वाली चीज़ होगी वो रिसेंट होगी उस हिसाब से। तो एनीवेज ये जो दोनों रिसर्च थे ये उस टाइम दिए गए। तो हमने बात की डेमोक्रेटस की और हमने बात की कन्नड़ ऋषि की, दो बहुत ही अलग इंसान, दो अलग सिविलाइजेशन से जुड़े हुए इंसान जिन्होंने एक ही बात कही एटम के बारे में। तो ये सबसे पहला प्री हिस्टोरिक आइडिया था एटम के बारे में। इन दोनों थ्योरीज के आने के बाद अब पता नहीं हिस्ट्री में कभी चीज़ें रिकॉर्ड ना की गई हों या इस बारे में काम ही ना हुआ हो, या किसी का काम जो रिकॉर्ड हुआ भी हो वो दुनिया के सामने ना आ पाया हो, लेकिन कुछ इस तरह हुआ कि 2500 साल के बाद एटम के स्ट्रक्चर पे काम होना बंद हो गया। मतलब हमारी हिस्ट्री ऐसे कहती है कि हिस्ट्री में देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम या अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नॉट रिटन या वाज नॉट डॉक्यूमेंटेड। और फिर अचानक से 1800s में 1800s जो 2500 साल के हिसाब से हमारे बहुत पास है, कुछ 150-200 साल पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने फिर एक नया स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो प्रपोज किया, जिसमें कुछ चीज़ें उन्होंने जो डेमोक्रेटस थे उनसे उठाई, कुछ नई चीज़ें उन्होंने खुद फर्दर ऐड की और एक नया स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया जिसे जॉन डाल्टन स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कहा जाता है या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। ये आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो जो डाल्टन है इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा हो सकता है। तो इनका जो पहला पोस्टुलेट था वो ये था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ समथिंग एंड इट इज़ कॉल्ड एन एटम। मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से कुछ ना कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी हुई है जिसका नाम एटम है। द एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। अब इनकी जो थ्योरी थी वो ये कहती थी, ये भी डेमोक्रेटस की तरह ही सेम चीज़ बोलते थे। इन्होंने भी जो पॉइंट था वो डेमोक्रेटस से ही शायद उधार लिया था कि, या उनके रिसर्च पे इन्होंने पढ़ के इन्होंने कहा होगा कि जो एटम है उसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऑफ कोर्स आज हम जानते हैं कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स में। और अब तो हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स हैं उन्हें भी फर्दर तोड़ा जा सकता है हिग्स बोसॉन नाम के पार्टिकल्स में। लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस से मैच नहीं करती। हायर क्लासेस में जब आप जाएं, अगर आप केमिस्ट्री फॉलो करें तो शायद आप इनके बारे में, इनफैक्ट फिज़िक्स भी अगर आप फॉलो करें तो इन पार्टिकल्स के बारे में शायद आप पढ़ें, लेकिन फ़िलहाल हमें ये कंसर्न नहीं करते। उसके बाद जो नेक्स्ट इनका पोस्टुलेट था वो एक बेसिक लॉ है एक्चुअली, और वो लॉ क्या कहता है, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो एटम बन चुके हैं यूनिवर्स में आप उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक पूरे एटम को आप डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते और ना ही आप एक नया एटम क्रिएट कर सकते हो। आप सिर्फ एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का हेरफेर कर सकते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन अभी हम जानते हैं कि हम एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे मूव कर सकते हैं, लेकिन हम एक पूरे के पूरे एटम को जो है डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर हम उसे डिसइंटीग्रेट करते भी हैं तो उसका जो रिजल्टिंग एटम है वो या तो कोई आयन होगा या किसी न किसी तरह का पार्टिकल होगा। हम उसे हवा में गायब नहीं कर सकते। मतलब एटम लिया और उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ रिजल्टेंट पार्टिकल ज़रूर होगा।
नेक्स्ट जो उनका पोस्टुलेट था वो ये था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज़। बिल्कुल सही, मतलब अगर हम एग्जांपल ले लें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स होंगे वो आपस में सेम ही होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपस में सेम ही होगी। और इसका जो काउंटर पॉइंट उन्होंने दिया वो ये था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ये भी बिल्कुल सही। ऑक्सीजन ले लें अगर हम और कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, इन दोनों के एटम्स की अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। हम तो बिल्कुल क्लियरली जानते हैं कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें अलाइव रखने में मदद करती है। उसके अपोजिट अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना शुरू कर दें तो वो टॉक्सिक होता है, वो पॉइजनस होता है, वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा और इवेंचुअली जिससे फेटल इफेक्ट भी हो सकते हैं, जान भी जा सकती है ऑर्गेनिज्म की कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार इनहेल करने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, तो दोनों को बनाने वाली जो एटम्स होंगे उनकी भी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। तो यही पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट जो हैं इलस्ट्रेट करते हैं कि सेम चीज़ जो होती है उसके जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम होती है, और दो अलग चीज़ों की जो एटम्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। जो नेक्स्ट उनका पॉइंट था वो ये था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन बट इन अ फिक्स्ड एंड सिंपल रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग चीज़ें चाहे वो बिहेव अलग करती हों, लेकिन हम उन्हें जोड़ के कुछ एक चीज़ बना सकते हैं, एक केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं जो एक नई चीज़ को जन्म देगी। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जो वो दोनों चीज़ें होंगी, अगर हम एग्जाम्पल ले लें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जाम्पल ले लें, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिससे वाटर बनता है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। और ये जो इन्होंने कहा कि फिक्स्ड एंड सिंपल रेशियो, इसका मतलब ये होगा कि ये रेशियो जो है हमेशा सेम ही रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि H2 और O2 से पानी बन जाए। H2 और O2 हमेशा हाइड्रोजन परऑक्साइड रहेगा, वो कभी भी पानी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, जो रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे वो भी डेफिनेट रेशियो में मिलेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी डेफिनेट रेशियो का प्रोडक्ट बनेगा। यानी H प्लस O2 जो है, या H2 प्लस O2 जो है, वो हमेशा H2O ही फॉर्म करेगा। और बैलेंसिंग हम बाद में सीखेंगे, हमारे कोर्स में है इनफैक्ट बैलेंसिंग रिएक्शन की। समझने वाली बात यह है कि रिएक्शन जो है वो हमेशा एक डेफिनेट कोर्स ही फॉलो करती है, कहने का मतलब ये है। तो ये जो डाल्टन की थ्योरी थी, इन्होंने ये एटम को प्रूव करने के लिए दी, या एटम क्या होता है, या प्रूव तो नहीं, इनफैक्ट उसे एक्सप्लेन करने के लिए दी। और बीच का जो वर्क है, जो मतलब 2500 साल से लेकर 1800 AD तक बीच का जो वर्क है, उसके बारे में आज तक कोई क्लियर या डेफिनेट रिटन थ्योरी या रिटन एविडेंस नहीं है कि बीच के सालों में क्या हुआ। बहुत बड़ा वक्त होता है ये बीच में, लेकिन जो है 1800 में फिर दोबारा से एटम पे काम होना शुरू हुआ, जिसमें डाल्टन की थ्योरी एक सबसे पहली लैंडमार्क थ्योरी थी जिसमें ये पोस्टुलेट्स थे। यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जितने भी पॉइंट हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ इसे पॉज करें, वापस जाएं, और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स और जो डिटेल्स हैं वो दी गई हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ उन्हें लिख लें, और जो लिखते आए हैं प्लीज़ आगे भी कंटिन्यू करें। तो लिखना बहुत ज़रूरी है साथ साथ में। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप वीडियो में पीछे रह रहे हैं और लिख नहीं पा रहे हैं, तो वीडियो पॉज करके पॉइंट ज़रूर लिखें। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम यहाँ रुक के एटम के बारे में कुछ फैक्ट्स जो हैं वो लिखेंगे, और आई वुड स्ट्रांगली अर्ज टू राइट डाउन, क्योंकि ये जो कुछ फैक्ट्स हैं एटम के बारे में या एटम के पार्टिकल्स के बारे में, ये आगे चल के आपको बहुत काम आएंगे। आगे चल के से मेरा मतलब है इसी सेशन में, यानी 11th 12th में आपके बहुत काम आएंगे जो फैक्ट्स हैं। और मैं ये भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये फैक्ट्स जो हैं वो बाय हार्ट याद कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमें पता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना है।
अब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर कैसे हुए, हम इसकी आगे बात करने वाले हैं। ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है जिसमें हमें पता करना है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे हुई। लेकिन उससे पहले जो हमें पता है अब हम उसके बारे में कुछ लिख लेंगे। जैसे प्रोटॉन जो है, हम इसके बारे में पता करेंगे प्रोटॉन होता क्या है। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो एक एटम के न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस जो है वो हम आगे जाके उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ऐसे समझ सकते हैं कि एटम का जो सेंट्रल मोस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और उसके न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इनका चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। फिर से बताऊंगा, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम्स, जिसे हम कूलम यूनिट्स में नापते हैं और कूलम को डिनोट किया जाता है कैपिटल C से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी याद रखनी है। पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। और जो प्रोटॉन है, इनका मास बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मास याद रखना और इनफैक्ट इनका चार्ज भी याद रखना। इनका मास होता है 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 ग्राम्स। अगर आपको इन्हें केजी में लिखना हो तो -24 की जगह -27 कर सकते हैं आप, लेकिन फ़िलहाल हम ग्राम्स में चलेंगे। तो जो मास है इनका, फिर से बता रहा हूँ, 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम्स। तो ये प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, या न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये एक्चुअली प्रोटॉन्स के साथ मिलके, न्यूट्रॉन्स के साथ मिलके, सॉरी। ओके, सो नेक्स्ट जो दूसरा पार्टिकल की हम बात करेंगे वो है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, इनका सिर्फ मास होता है। ये काफ़ी हैवी पार्टिकल होते हैं और इन दोनों के, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ही जो है वो न्यूक्लियस ऑफ द एटम बनता है और काफ़ी डेंस और हार्ड पार्टिकल होता है, पार्टिकल या जो एंटिटी होती है ये सेंटर ऑफ द एटम में। आप इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है और ये बहुत डेंस है। इन पे अगर रे ऑफ इलेक्ट्रॉन भी या रे ऑफ लाइट, तो चलिए, या फोटोन भी अगर इन पे जो है हिट करता है, फोटोन एक लाइट का पार्टिकल होता है, अगर वो भी इन पे हिट करता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, इनके थ्रू नहीं जा पाता। ओके, सो इनका मास, न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है वो होता है 1.675 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम्स। फिर से बताऊंगा, 1.675 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम्स, ये होते हैं न्यूट्रॉन्स। तो ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं सेंटर ऑफ द एटम में होते हैं और इनका जो मास होता है वो 1.675 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम्स होता है और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस ऑफ द एटम बनाते हैं। नेक्स्ट पार्टिकल की जिसकी हम बात करेंगे वो हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स में से एक है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। लेकिन सबसे मेन डिफरेंस जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में है, हमेशा याद रखिएगा, ये फैक्ट है और यही आपको आगे काम आएगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक एटम में। एक एटम में प्रोटॉन्स कभी मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पे स्टेशनरी होते हैं न्यूक्लियस पे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ऐसे पार्टिकल हैं जो मूव करते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। ये न्यूक्लियस जो है उसके आसपास घूमते हैं, एक जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक डेफिनेट जगह पे नहीं होते, ये मूव करते रहते हैं एक क्लाउड में। क्योंकि डेफिनेट इनका पाथ नहीं है तो हम एक डेफिनेट शेप इनकी ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, हमने डायग्राम में एक डेफिनेट शेप दिखाई है, लेकिन ये इनकी शेप नहीं होती। ये एक क्लाउड की तरह मूव करते हैं। जैसे क्लाउड की कोई बाउंड्री नहीं होती, वैसे इनके मूवमेंट की कोई बाउंड्री नहीं होती। और ये अलग अलग पाथ पे मूव करते हैं, जिन्हें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, यानी n से डिनोट करते हैं। हम जब कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो मैं आपको
और डिटेल में बताऊंगा कि क्वांटम नंबर क्या होता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। फ़िलहाल याद रखने की बात यह है कि अलग अलग एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सबसे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स सबसे अंदर वाले न्यूक्लियस के पास सबसे अंदर वाले शेल में घूमेंगे, उसके बाद जिनमें थोड़ी ज़्यादा है वो उससे ऊपर, जिनमें ज़्यादा है वो सबसे ऊपर, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसमें आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसके बारे में भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको जो याद रखने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये मूविंग पार्ट होता है एक एटम का, और ये ही मूव करता है। और एक और फन फैक्ट ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन तारों में मूव करता है एक ऐसी जगह से जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं टू एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, तो जो बीच में फ्लो बनता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जिसे एम्पेयर्स में नापा जाता है। सो चलिए उसकी बात बाद में की जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इनका चार्ज एग्जैक्टली न्यूट्रॉन जैसा ही होता है, लेकिन नेगेटिव साइड ऑफ द ग्राफ पे। समझने वाली बात है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इनका सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, लेकिन नेगेटिव। ओके, सो इनका मास जो है प्रोटॉन से 1/183 टाइम्स कम होता है, यानी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल अमाउंट होता है इनका मास के टर्म्स में। तो ये मासलेस भी कह सकते हैं इन्हें। तो लेकिन फिर भी हमें इनका मास एक जो है वो लिखना है। इनका मास जो है वो मिलिकन ने फाइंड आउट किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, और इनफैक्ट इनका चार्ज भी उन्होंने ही फाइंड आउट किया था, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो इनका मास 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/183 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। ओके, सो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स थे जिनके बारे में हमें बात करनी थी, और आई होप आपने इनके बारे में सारे फैक्ट्स लिख लिए हों।